नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्चित है और मैं बेंगलुरु का रहने वाला हूं। आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, वो सिर्फ मेरे जीवन में ही नहीं, बल्कि मेरे साथ साथ मेरे पूरे परिवार के साथ घटी एक ऐसी डरावनी घटना के बारे में है, जिस घटना की वजह से आज तक भी हम लोगों को हमारे जीवन में एक ऐसी कमी महसूस हो रही है, जो कि कभी भी दूर नहीं हो सकती। क्योंकि जब हमारे साथ वो डरावना हादसा हुआ था, उस वक्त हम लोगों को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि आगे चलकर हमारे साथ इससे भी ज्यादा कई गुना बड़ा कुछ होने वाला है। दरअसल ये बात आज से लगभग 6 साल पहले की है। उस वक्त मैं मुंबई में रहकर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कंपनी में जॉब कर रहा था। पिछले लगभग 6 महीनों से मैं अपने घर वालों से नहीं मिला था। इसी वजह से मैं एक लंबी छुट्टी लेकर अपने घर जाना चाहता था, लेकिन क्योंकि उन दिनों ऑफिस में काम इतना ज्यादा था कि उसकी वजह से मुझे ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिल पा रही थी। और इधर हर रोज मेरी मम्मी मेरे पास शाम के वक्त फोन करती थी और मुझसे कहती थी कि तेरे पापा तो मुझे कहीं घुमाकर लाने वाले नहीं हैं। अगर तू घर आ जाएगा तो हम सभी लोग एक साथ कहीं घूमकर आने का प्लान करेंगे। इसके साथ ही जब तू घर आएगा तो मैंने कुछ 1-2 रिश्ते वालों से बात कर रखी है, तो वो लोग भी तुम्हें देखने के लिए आ जाएंगे। अब जैसे ही हर बार मेरी मम्मी मुझसे ये बात कहती थी, तो मैं उनकी इस बात को किसी न किसी बहाने से टाल दिया करता था, क्योंकि मैं पहले ही किसी और से इस चीज के लिए वादा कर चुका था। अब मेरी इस लाइन से आप लोग समझ गए होंगे कि मैं पहले से ही किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में था। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं सिर्फ रिलेशनशिप में ही नहीं था, बल्कि मैं उसके साथ मुंबई में लिव इन में भी रह रहा था। लेकिन इन सब चीजों के बारे में मेरी फैमिली में किसी को कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि मैं बस एक ऐसे सही वक्त का इंतजार कर रहा था जिस वक्त मैं अपने घर वालों से उस लड़की के बारे में बात कर सकूं। और इस बार मैंने सोच लिया था कि जब मैं घर जाऊंगा तो उसके बारे में इस बार घर वालों से बात करके ही आऊंगा। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस बार घर जाकर घर वालों से उसके बारे में बात करना तो दूर की बात थी, बल्कि जब मैं घर जाऊंगा तो वहां पर कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से शायद मैं उस लड़की के बारे में कभी भी किसी से कुछ भी बात नहीं कर पाऊंगा। अब कहानी को ज्यादा इधर उधर ना घुमाते हुए मैं सीधा उस पॉइंट पर आता हूं, जिस पॉइंट से उस डरावने हादसे की शुरुआत हुई थी। दरअसल काफी दिनों की कोशिशों के बाद मुझे मेरे बॉस ने 15 दिन की छुट्टी दे दी थी, क्योंकि बॉस को भी इस बात का अच्छी तरीके से पता था कि मैं पिछले 6 महीनों से लगातार ऑफिस में काम कर रहा हूं और मैंने संडे के अलावा एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है। इसके साथ ही मैं पिछले लगभग 1 महीने से बार बार मेरे बॉस से ये कह रहा था कि मुझे एक बार घर जाकर आना है। अब पता नहीं एक दिन कैसे अपने आप ही बॉस को मेरे ऊपर इतनी ज्यादा दया आ गई और उन्होंने मुझे खुद से ही अपने चेंबर में बुलाकर कहा कि मैं तुम्हारी 15 दिन की छुट्टी साइन कर रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना 15 दिन से 16वां दिन नहीं होना चाहिए। अब बॉस का इतना कहना था कि मैंने खुशी के मारे एक पल के लिए तो उन्हें गले ही लगा लिया था। लेकिन जैसे ही मैंने ये चीज की तो वो थोड़ा हंसते हुए मुझसे कहते हैं कि ठीक है, अब ज्यादा सेंटी मत हो और परिवार के साथ अच्छे से टाइम बिताना, लेकिन ये ध्यान रखना कि काम भी बहुत जरूरी होता है। और इसीलिए 15 दिन पूरे होते ही 16वें दिन सुबह 9 बजे तू मुझे ऑफिस में चाहिए। तो उनके ऐसा कहते ही मैं अब सिर्फ जी बोस कर रहा था, क्योंकि अगर उस वक्त मैं उन्हें और कुछ कहता तो शायद हो सकता है उनका मूड बदल जाता और वो उसी वक्त मेरी छुट्टी कैंसिल कर देते, और मैं ये चीज हरगिज नहीं चाहता था। अब जैसे ही मुझे 15 दिन की छुट्टी मिली तो मैं उस दिन शाम को ऑफिस से मेरे फ्लैट पर जाते ही खुशी के मारे उस लड़की को यह बात बताता हूं, जो लड़की उस वक्त मेरे साथ लिव इन में मेरे फ्लैट पर रह रही थी। अब आप लोग यहां पर सोच रहे होंगे कि मैं आप लोगों को उस लड़की के बारे में कुछ क्यों नहीं बता रहा हूं, यानी कि उसका नाम क्यों नहीं बता रहा हूं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इन सब चीजों पर अपन आगे जाकर लौटेंगे, क्योंकि इस चीज के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है जो आप लोगों को आगे जाकर पता चलेगी। अब उस दिन जो लड़की मेरे साथ रहती थी, उससे मैं सिर्फ 15 दिन का कहकर उसी दिन अपने घर के लिए मुंबई से रवाना हो गया था। मुंबई से अपने घर जाने के लिए मैंने ट्रेन की टिकट ली थी, क्योंकि फ्लैट से जाने का मेरे पास उस वक्त इतना ज्यादा बजट नहीं था, क्योंकि घर का भी सारा खर्चा मुझे ही उठाना पड़ता था। और यहाँ मुंबई में जिस फ्लैट पर मैं रहता था उसका भी पूरा खर्चा मैं ही उठा रहा था। तो ऐसे में मैं एक ऐसा आदमी था जो अकेला 2-2 घरों का खर्चा चला रहा था। साथ ही मेरे अकेले की सैलरी पर ही मेरे पूरे परिवार के लोगों की भी पॉकेट मनी चल रही थी,
क्योंकि पापा तो काफी टाइम पहले ही अपनी जॉब से रिटायर हो चुके थे और उनकी जो पेंशन आती थी वो भी इतनी ही आती थी कि उनकी पेंशन से हमने गुड़गांव में जो फ्लैट ले रखा था उसकी किस्त चली जाती थी। यानी कि हमने वो फ्लैट लोन पर लिया था जिसकी हम लोग हर महीने किस्त भर रहे थे। तो अब ऐसे में इनकम का सोर्स घर में सिर्फ मैं ही बचा था। इसीलिए मुझे अपने हर काम को काफी ज्यादा सोच समझ कर करना पड़ता था। चाहता तो मैं उस दिन मुंबई से फ्लाइट से भी जा सकता था, लेकिन इसी चीज की वजह से मैंने ट्रेन की टिकट करवाई थी। अब उस दिन जैसे ही मैं अपने घर पर लेट नाइट पहुंचा तो घर पहुंचते ही मैंने देखा कि उस वक्त तक घर के सभी लोग सो चुके थे, क्योंकि मैं काफी लेट नाइट को घर पहुंचा था। यानी कि लगभग 1 से 1.5 घंटे में सुबह होने वाली थी। लेकिन फिर मेरे घर पर पहुंचते ही सभी लोग जग गए थे। और आप लोगों को मैं यहाँ पर बता दूं कि मेरे घर में मेरे अलावा मेरे मम्मी पापा और मेरे 2 छोटे भाई बहन भी थे, जो कि उस वक्त सिर्फ स्कूल में ही पढ़ रहे थे। लेकिन वो इतने भी छोटे नहीं थे, यानी कि उस वक्त शायद वो दोनों ही 12th की पढ़ाई कर रहे थे। अब उस दिन घर पर जाने के बाद घर वालों से काफी ज्यादा बातचीत होती है और सुबह होने के बाद मैं मम्मी के हाथों से बने गर्मा गर्म पराठे खाने लगता हूँ। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सब चीजें मेरी लाइफ में ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली, क्योंकि शायद मेरे घर पर आने के साथ साथ ही इन सब चीजों के खत्म होने की शुरुआत हो गई थी और आगे चलकर एक ऐसा भयानक मोड़ आने वाला था जिस मोड़ से गुजर जाने के बाद मेरी लाइफ में सब कुछ खत्म हो चुका है। अब उस दिन जैसे ही मैं घर पर रुका तो हम लोग उसी दिन दोपहर को घर पर बैठे बैठे ये प्लान बना लेते हैं कि हम लोगों को कहीं घूमने जाना है। साथ ही मेरे दोनों छोटे भाई बहनों ने मुझे एडवाइस दी कि हम लोग अपनी कार से ही घूमने के लिए चलेंगे। अब जब उन लोगों ने मुझसे ऐसा कहा तो मैं उन लोगों से कहता हूं कि भला पापा की यह खटारा कार इतना लंबा सफर तय कर पाएगी? तो मेरा छोटा भाई मुझसे कहता है कि भैया आपको पता नहीं है, पापा ने 2 दिन पहले ही न्यू कार ली है। अब मेरे भाई के मुंह से ऐसा सुनते ही मैं काफी ज्यादा शॉक होते हुए उससे कहता हूं कि न्यू कार। तो वो सभी लोग मुझे सरप्राइज देने के लिए घर से बाहर हमारा जो गार्डन था उसकी तरफ लेकर जाते हैं। और जब मैं वहां जाकर देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि एक नई चमचमाती हुई कार उस वक्त हमारे गार्डन में खड़ी हुई थी, जिसको मेरे पापा ने अपने सेविंग के पैसों से लिया था। उस वक्त मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि हम लोग तुझे उसी वक्त बताना चाहते थे, लेकिन तेरे पापा ने हमसे कहा कि अब जब वो कुछ ही दिनों में घर आ ही रहा है तो उसको घर आने के बाद हम लोग इस चीज का उसे सरप्राइज ही देंगे, तो इसीलिए हम लोगों ने तुझे इस बारे में नहीं बताया। अब जैसे ही नई कार को मैंने देखा तो फिर तो मैंने मेरे भाई से कह दिया था कि अब तो हम लोग इसी कार से घूमने के लिए चलेंगे। लेकिन उस वक्त हम लोग ये तय नहीं कर पा रहे थे कि आखिर हम लोगों को किस जगह पर घूमने जाना है। तभी मेरा छोटा भाई फिर से हम सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग किसी बर्फीली जगह पर या बाकी की टूरिस्ट जगह पर घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन मुझे जो राजा महाराजाओं के टाइम के पुराने किले, हवेलियां या फिर जो भी कुछ अपने इतिहास से जुड़ी हुई चीजें हैं उनको देखने का बहुत ज्यादा शौक है। और मैंने सुना है इन सब चीजों को देखने की सबसे अच्छी जगह राजस्थान है। तो हम लोगों को 1 हफ्ते तक राजस्थान घूमने जाना चाहिए, क्योंकि मैंने वहां के चित्तौड़ के किले के बारे में और भानगढ़ के किले के बारे में, साथ ही और भी बहुत से ऐसे किले और जगह हैं जिनके बारे में मैंने सुना है कि वो सारी जगह काफी ज्यादा देखने के लायक हैं। और उनमें से कुछ जगह तो हॉन्टेड भी हैं, यानी कि ऐसा माना जाता है कि वहां पर रात के वक्त भूत घूमते हैं। और उनमें से जो भानगढ़ का किला है उसको तो एशिया की सबसे मोस्ट हॉन्टेड जगह में गिना जाता है। तो अब मेरे भाई के मुंह से ऐसा सुनते ही मेरी मम्मी उससे कहती हैं कि नहीं नहीं, हम ऐसी किसी भी जगह पर घूमने के लिए नहीं जाएंगे। ऐसी जगहों पर घूमने जाने से इंसान के मन के अंदर मनहूसियत फैलती है। तो मेरा भाई काफी जिद करते हुए मेरी मम्मी से कहता है कि अरे यार मम्मी, आप भी किन पुराने ख्यालातों में जी रहे हो। वहां पर हर दिन हजारों की संख्या में लोग घूमने के लिए जाते हैं। वो कोई सुनसान और बंजर जगह नहीं बल्कि एक टूरिस्ट पैलेस है। अब मेरा भाई उस वक्त ये सब बातें कह तो रहा था, लेकिन शायद उस वक्त मेरे भाई को इस बात का अंदाजा नहीं था कि टूरिस्ट पैलेस तो वो दिन के वक्त रहता है, रात के वक्त तो वैसी सुनसान जगहों पर जैसा मेरी मम्मी कह रही थी बिल्कुल वैसा ही होता है। पर अब घर में वो सबसे ज्यादा छोटा था, इसी वजह से हम सभी लोग उसकी बात मान जाते हैं और हम लोग ये तय कर लेते हैं कि हम कल सुबह अर्ली मॉर्निंग में राजस्थान के लिए घूमने निकलेंगे।
अब जैसे ही ये चीज तय हुई तो मेरा भाई काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन उस वक्त हम लोगों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारी ये खुशी कुछ ही दिनों में मातम में बदलने वाली है, और जिस चीज को हम शौकिया तौर पर घूमने के लिए जा रहे थे वही चीज हमारे लिए इन सब चीजों की जड़ साबित होने वाली है। अब जैसे ही दूसरा दिन हुआ तो सुबह के लगभग 6 बजे के आसपास में हम लोग अपने घर से हमारी उस नई कार से राजस्थान की तरफ निकल चुके थे। लेकिन हम लोगों को इस बात का अच्छी तरीके से पता था कि हमारा ये सफर काफी ज्यादा लंबा होने वाला है। इसी वजह से हमने रास्ते में जो भी जरूरत का सामान था वो अपने साथ ले लिया था। साथ ही मम्मी ने उस दिन का खाना भी पैक करके गाड़ी में रख लिया था, क्योंकि हम लोग पहले दिन तो घर का बना हुआ खाना ही अपने साथ लेकर जाना चाहते थे और उसी को इस पिकनिक ट्रिप पर खाने वाले थे। अब राजस्थान तक पहुंचने में भी हम लोगों को लगभग 1 दिन का वक्त लगने वाला था। इसी वजह से हमने सुबह के 6 बजे से लेकर दोपहर के लगभग 1 बजे तक नॉन स्टॉप गाड़ी चलाई थी, लेकिन उस वक्त तक पापा गाड़ी चलाते चलाते थक गए थे। इसी वजह से उन्होंने मुझसे कहा कि अब मेरे से तो इतनी लंबी गाड़ी नहीं चलाई जाती, तो अब तू ही आकर गाड़ी चला ले। उनके ऐसा कहते ही हम लोग उस जगह पर रुकते हैं, लेकिन रुकने के साथ साथ हमने वहां पर रुककर एक छोटी सी चाय की दुकान पर चाय पी थी और कुछ हल्का फुल्का नाश्ता भी कर लिया था। तो इस तरीके से सफर तय करते करते हम लोग रात के लगभग 2 बजे के आसपास में राजस्थान पहुंच चुके थे। लेकिन उस वक्त तक हम लोग इतने ज्यादा थक गए थे कि हम लोगों ने सीधा एक होटल में जाकर अपने लिए 2 कमरे बुक किए और हम सीधा सो गए। लेकिन सुबह उठते ही हम फिर से ये तय करते हैं कि सबसे पहले किस जगह पर घूमने जाना है। तो मेरा भाई सबसे ज्यादा भानगढ़ के किले में घूमने की जिद कर रहा था, क्योंकि उसने उस किले के बारे में बहुत कुछ इंटरनेट पर पढ़ा हुआ था कि वहां पर आज भी रात के वक्त दरबार लगता है और जो लोग उस टाइम पर मर चुके थे उनकी आत्माएं आज भी वहां पर भटकती हैं। साथ ही वहां पर जो पुराना बाजार बना हुआ है उसमें आज भी रात के वक्त भूतों का बाजार लगता है। इसी वजह से वो इस क्यूरोसिटी के चलते उन सब चीजों को देखना चाहता था। लेकिन मेरी मम्मी कहती हैं कि हम उस जगह पर सबसे लास्ट में घूमने जाएंगे। पहले हम लोगों को 2-4 दिन तक राजस्थान में और जो बाकी की देखने लायक चीजें हैं उन चीजों को देख लेना चाहिए। इसी वजह से हम लोग सबसे पहले जैसलमेर घूमने जाते हैं। जैसलमेर में हम लोगों ने जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की वॉर का जो वॉर मेमोरियल है उसको देखा और फिर हम लोग चित्तौड़ घूमने गए। वहां पर हमने चित्तौड़ का किला देखा, लेकिन जैसे ही हम लोग चित्तौड़ से निकले तभी मेरा भाई फिर से हम लोगों से कहता है कि हम लोग जैसलमेर में एक चीज देखना मिस कर चुके हैं। तो हम सभी लोग उससे पूछते हैं कि कौन सी जगह। तो वो हमें बताता है कि कुलधारा। अब जैसे ही मैं उसके मुंह से कुलधारा का नाम सुनता हूं तो मैं उसे कहता हूं कि अरे यार ऋषभ, तुझे हमेशा ये भूत प्रेत वाली जगहों पर ही क्यों घूमना है। तो वो मुझसे कहता है कि भैया मुझे ऐसी जगह को रियलिटी में देखना है, क्योंकि मुझे इन चीजों में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो मेरी मम्मी उसके सिर पर मारते हुए उससे कहती हैं कि ऐसे मजे अक्सर इंसान को मुसीबत में डाल देते हैं, तो तू चुपचाप जिस जगह पर हम लोग घूम रहे हैं वहां पर घूम ले। लेकिन मम्मी के ऐसा कहते ही वो गाड़ी में जिद करने लगता है और कहता है कि आप लोग तो सिर्फ अपनी ही मर्जी की जगह पर घूम रहे हो। मैं जिन जगहों पर जाने के लिए कह रहा हूं उनमें से तो आप लोग एक भी जगह पर नहीं जा रहे। अब उसकी ये बात सुनकर पता नहीं उस वक्त पापा को क्या होता है और वो उसका थोड़ा पक्ष ले लेते हैं और मुझसे कहते हैं कि ठीक है, इस बार जब हम जयपुर घूमने जा रहे हैं तो शायद जयपुर के पास ही वो भानगढ़ का किला पड़ता है, तो हम लोग वहां पर भी घूमने चले जाएंगे। लेकिन उस वक्त मेरी मम्मी को जयपुर में जो मोती डूंगरी वाला गणेश जी का मंदिर है उस जगह पर जाना था। इसी वजह से हम लोग सबसे पहले मोती डूंगरी वाले मंदिर में जाते हैं। लेकिन मंदिर में जाने से पहले हम लोगों ने वहां पर नीचे की तरफ जो दुकानें बनी हुई थी वहां से प्रसाद ले लिया था, क्योंकि हम लोगों को उस वक्त भूख भी काफी ज्यादा लग रही थी। इसी वजह से हमने सोचा कि मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के बाद हम लोग थोड़ा बहुत जो बचेगा उसको खा लेंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग उस प्रसाद को लेकर मंदिर में गए तो उस जगह पर किसी बंदर ने हमारा वो सारा प्रसाद उठा लिया था, यानी कि वो उस पूरी थैली को ही उठाकर भाग गया था। इसी वजह से हम लोग जब मंदिर से वापस बाहर की तरफ अपनी गाड़ी से निकल रहे थे तो उस वक्त मेरे पापा कहते हैं कि यार उस प्रसाद को तो वो बंदर उठा ले गया, तो ऐसे में गाड़ी में चलते वक्त कुछ खाने के लिए हमारे पास है ही नहीं।
इसीलिए जैसे ही हम जयपुर में उस मंदिर से थोड़ा साइड में निकले तो हमें वहां पर एक मिठाई की दुकान दिखाई देती है और हम लोग वहां से अपने खाने के लिए थोड़ी बहुत मिठाई ले लेते हैं। अब गाड़ी चलती जा रही थी और हम लोग मिठाई खाते जा रहे थे। अब उस गणेश जी के मंदिर में घूमने के बाद हम लोगों ने जयपुर में जो भी घूमने के लायक जगह थी उन सारी जगहों पर घूम लिया था और उन जगहों पर घूमते घूमते हमको शाम का वक्त हो गया था। लेकिन फिर लगभग 4 बजे के आसपास हम लोग जयपुर से गूगल मैप के सहारे भानगढ़ के किले की तरफ निकल चुके थे। वहां से हमें उस किले तक पहुंचने के लिए लगभग 2 से ढाई घंटे का रास्ता दिखा रहा था। तो ऐसे में हम लोग सोचते हैं कि आज की आज ही उस भानगढ़ किले में घूम कर आने के बाद हम लोग रात में किसी होटल में नाइट स्टे कर लेंगे और फिर बाकी की जो भी जगह होंगी उस तरफ घूमने के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि उस वक्त मेरा भाई भी काफी ज्यादा चिढ़ा हुआ था और अगर आज हम लोग उस जगह पर घूमने नहीं जाते तो हो सकता है वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता। तो ऐसे में मैं उसको नाराज नहीं करना चाहता था, लेकिन उस वक्त हमें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी सिर्फ यही एक जिद आगे जाकर हम लोगों को एक बहुत बड़ी मुसीबत में डालने वाली है। अब जब हम लोग शाम के 4 बजे के आसपास में भानगढ़ के किले के लिए रवाना हुए थे तो शाम के लगभग 6 बजे तक हम लोग भानगढ़ के आसपास पहुंच चुके थे। लेकिन वो जो एरिया था वो इतना ज्यादा सुनसान और वीरान था कि हमें ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके किले की तरफ जाने वाला रास्ता कौन सा है, क्योंकि जो गूगल मैप था वो भी हमें बार बार इधर उधर का रास्ता दिखा रहा था, जिसकी वजह से हम लोग काफी देर तक वहां के जो लोकल गांव थे जो कि उस किले से लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर हैं, उन्हीं गांवों में इधर उधर भटक रहे थे। तभी मेरे पापा को गुस्सा आता है और वो मुझसे कहते हैं कि अरे यार, तू इस गूगल मैप को बंद कर और आगे रास्ते में कोई भी इंसान मिले उससे पूछ कि किले की तरफ जाने वाला रास्ता कौन सा है। अब जैसे ही मेरे पापा मुझसे ये बात कहते हैं तो मैं बिल्कुल वैसा ही करता हूँ और तभी एक गांव से गुजरते वक्त हम लोगों को एक छोटी सी दुकान पर कुछ 2 से 4 लोग बैठे हुए दिखाई देते हैं। जैसे ही मैं उन लोगों को वहां पर बैठा हुआ देखता हूं तो उनके पास गाड़ी रोककर मैं उनसे कहता हूं कि भाई साहब, ये भानगढ़ के किले की तरफ जाने वाला रास्ता कौन सा है। तो उस वक्त वो लोग हमें उस तरफ जाने वाला रास्ता तो बता देते हैं, लेकिन वो हमसे कहते हैं कि आप लोग बहुत गलत टाइम पर आए हो, अब तक तो शायद किला बंद हो चुका होगा, आपको इसी वक्त वापस चले जाना चाहिए और कल ही आना चाहिए। तो जब उन लोगों ने हमसे ऐसा कहा तो हमने उनसे कहा कि किला बंद क्यों हो गया। तो वो हम लोगों को बताते हैं कि किले में घूमने की इजाजत सिर्फ शाम के 5 बजे तक ही है। 5 बजे के बाद उस किले को बंद कर दिया जाता है। अब जैसे ही हमने उन गांव वालों के मुंह से ये बात सुनी तो हमें लगा कि शायद ये लोग हमसे झूठ बोल रहे हैं और यही बात सोचकर हम लोग उनके मना करने के बावजूद भी उस किले की तरफ चले जाते हैं। अब एक सुनसान और छोटी सी पतली सी सड़क से होते हुए हमारी कार लगातार उस किले की तरफ बढ़ती जा रही थी और लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर से ही हमें वो किला दिखाई भी देने लगा था। लेकिन जैसे ही हम उस किले के बाहर पहुंचे तो हमें दिखाई दिया कि उसके बाहर जो छोटे मोटे दुकानदार बैठे हुए थे जो कि वहां पर आने वाले टूरिस्ट लोगों को अपना सामान बेचकर अपनी दुकान चलाते थे, वो लोग अब अपनी दुकानों को समेटने में लगे हुए थे और वहां पर कोई भी घूमने वाला आदमी मौजूद नहीं था। लेकिन जैसे ही हम लोग उस किले के गेट पर जाते हैं तो वहां के गार्ड के द्वारा हम लोगों को रोक दिया जाता है और वो हम लोगों से कहता है कि आप लोग कल सुबह आना, किला बंद हो चुका है। तो हम उससे कहते हैं कि हम लोग बहुत दूर से आए हैं और हम लोगों का वापस जाकर कल आ पाना बहुत मुश्किल है, तो आप कैसे भी करके हमें एक बार अंदर घूम लेने दीजिए। लेकिन इस चीज के लिए वहां पर जो गार्ड थे वो हम लोगों को साफ साफ मना कर देते हैं। अब जैसे ही वो लोग हमको मना करते हैं तो मेरा भाई फिर से काफी ज्यादा निराश हो जाता है, लेकिन फिर अब हम लोगों के पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था। इसी वजह से हम लोग वहां से अपनी कार को वापस घुमाकर निकल लेते हैं। लेकिन अब मेरा भाई गाड़ी में बैठकर भानगढ़ का किला घूमने की जिद करने लगा था। इसी वजह से हम लोग ये तय करते हैं कि हम जयपुर वापस नहीं जाएंगे, बल्कि यहीं कहीं आसपास ही रात में रुकने के लिए कोई होटल या फिर गेस्ट हाउस होगा तो हम उसी में रुक जाएंगे। अब यही बात सोचकर हम सड़क से जा रहे थे, तभी हमें फिर से उस किले से लगभग 5 से 6 किलोमीटर वापस आने के बाद उस सुनसान सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जिसके हाथ में एक लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी थी और उसके आगे आगे उसकी जो भेड़ें थी वो चल रही थी। यानी कि उस चीज को देखकर हमें समझ में आ गया था
कि वो एक चरवाहा है जो कि उस सुनसान और वीरान पड़ी हुई जगह पर अपनी भेड़ों को दिन के वक्त चराने आता है। लेकिन जैसे ही हम लोग अपनी गाड़ी को उसके पास जाकर रोकते हैं तो वो बड़ी ही गौर से अपनी आंखों से घूरकर हमारी तरफ देखता है। तभी मैं अपनी गाड़ी का शीशा डाउन करता हूं और उससे पूछता हूं कि यहाँ आसपास में रात के वक्त रुकने के लिए कोई होटल या फिर गेस्ट हाउस मिलेगा। तो मेरे ऐसा पूछने पर वो बूढ़ा आदमी मुझसे कहता है कि यहाँ आसपास में तो कोई भी होटल या गेस्ट हाउस नहीं है, लेकिन यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर आगे जाने के बाद एक छोटा सा शहर टाइप का गांव आएगा, तो हो सकता है आपको वहां पर रात के वक्त रुकने के लिए कोई जगह मिल जाए। अब जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने हमसे ये बात कही तो हम लोग उसी तरफ निकल जाते हैं और लगभग जितना उसने बताया था उतना ही दूर चलने के बाद हम लोगों को एक गांव दिखाई देता है, जो कि उस भानगढ़ के किले के अगल बगल में जो गांव थे उनसे तो थोड़ा बड़ा गांव ही था। लेकिन उस गांव का नाम क्या था ये हम लोगों को उस वक्त पता नहीं था। लेकिन जैसे ही हम लोग वहां के मार्केट में जाकर किसी से रात के वक्त रुकने के लिए होटल या फिर किसी गेस्ट हाउस के बारे में पूछते हैं तो थोड़ी ही देर में हमारी तलाश पूरी हो जाती है और हमें एक सिंपल सा होटल मिल जाता है। अब ऐसे में हम लोग सोचते हैं कि इस तरह के गांव में सिर्फ ऐसे ही होटल मिलने वाले हैं, तो इसी वजह से हम लोग वहां पर रात के वक्त रुकने का तय कर लेते हैं, क्योंकि उस होटल में रात के वक्त रुकने के साथ साथ खाने पीने की भी व्यवस्था थी। इसी वजह से हम लोग वहां पर रुक गए थे। अब जैसे ही हम लोग वहां पर रुके तो रात को खाना खाने के बाद जब मैं और मेरा भाई बाहर की तरफ थोड़ा टहल रहे थे तो वो मुझसे कहता है कि भैया मैंने बहुत बार जो यूट्यूबर हैं उन लोगों को देखा है कि वो रात के वक्त छुपकर भानगढ़ के किले के अंदर जाते हैं और उनको कुछ नहीं होता है। ये किले वाले जो गार्ड हैं ये हमको बेवकूफ बना रहे हैं। तो उसके ऐसा कहते ही मैं उससे कहता हूं कि तो तेरा क्या इरादा है। मेरे ऐसा पूछने पर वो मुझसे कहता है कि क्यों ना हम मम्मी पापा के सो जाने के बाद रात के वक्त छुपकर भानगढ़ के किले के अंदर घूमने जाए। तो उसके ऐसा कहते ही मैं उससे कहता हूं कि पागल हो गया है क्या, देखा नहीं वहां बोर्ड पर साफ साफ लिखा हुआ था कि रात के वक्त यहां पर घूमना खतरे से खाली नहीं है। तो मेरा ऐसा कहते ही वो मेरा छोटा भाई मेरा मजाक उड़ाते हुए मुझसे कहता है कि क्या भैया आप भी फट्टू निकले। उसके ऐसा कहने पर मुझे थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि वो बात अब सेल्फ रेस्पेक्ट की आ गई थी। इसी वजह से मैं उससे कहता हूं कि मैं डरता वरता किसी चीज से नहीं हूं, लेकिन बाहर के लोग जो भी बातें कहते हैं वो अपनी भलाई के लिए ही कहते हैं। अब जब मैं उसे इस तरीके से ये सब बातें समझाता हूं तो मेरी किसी भी बात का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। उल्टा वो मुझसे कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा बड़ा भाई इतना बड़ा फट्टू है। अब जब वो मुझे बार बार फट्टू कहने लगा तो मैं भी थोड़ा होशियारी मारते हुए उससे कहता हूं कि ठीक है, मैं किसी से डरता नहीं हूं, एक बार मम्मी पापा को सो जाने दे, उसके बाद हम लोग घूमने चलेंगे। अब जिस वक्त हम लोग आपस में ये बातें कर रहे थे उसी वक्त मेरी छोटी वाली बहन भी वहां पर आ जाती है और जैसे ही वो वहां पर आती हैं तो वो हमसे कहती हैं कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं, तुम रात के वक्त छुप कर वहां जाने वाले हो, मैं अभी जाकर मम्मी पापा को बता देती हूँ। अब उसके ऐसा कहते ही मेरा छोटा वाला भाई उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे मम्मी पापा को ना बताने की बार बार रिक्वेस्ट करने लगता है। तो वो हम लोगों से कहती हैं कि मैं सिर्फ एक ही शर्त पर उनको नहीं बताऊंगी, और वो शर्त ये है कि तुम लोग मुझे भी अपने साथ वहां घूमने के लिए लेकर चलोगे। तो उसके ऐसा कहते ही मैं उससे कहता हूं कि पागल हो गई हैं क्या, रात के वक्त ऐसी जगहों पर जाना ठीक नहीं है। तो वो मुझसे कहती हैं कि अच्छा तुम लोगों का जाना ठीक है और मेरा जाना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ लड़की हूं इसीलिए। अब जैसे ही मेरी बहन ने मुझसे ये बात कही तो मुझे लगा कि उसने इस बात को अपने ईगो पर ले लिया है। इसी वजह से मैं उससे भी कह देता हूं कि ठीक है, तू भी हम लोगों के साथ चल लेना। अब मैंने उन दोनों से ये बात कह तो दी थी, लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि रात के वक्त उन लोगों को वहां पर ले जाकर मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा हूं। लेकिन फिर जैसे ही रात के 11 बजते हैं तो तब तक मेरे मम्मी पापा पूरी तरीके से नींद में सो जाते हैं, क्योंकि पूरे दिन इतनी जगहों पर घूमने की वजह से उनको काफी ज्यादा थकान हो गई थी और वो लोग जल्दी ही सो गए थे। उनके सोते ही मेरी बहन उनके कमरे से उठकर हम दोनों के पास आ जाती हैं, क्योंकि वो मम्मी पापा वाले कमरे में ही सो रही थी और हम दोनों भाई उस होटल के दूसरे कमरे में थे। लेकिन जैसे ही वो हमारे पास आती हैं तो हम तीनों साथ में मिलकर
हमारी गाड़ी को लेकर रात के वक्त वहां से भानगढ़ के किले की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन उस वक्त तक भी हमें इस बात का पता नहीं था कि हम लोग कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। लेकिन तभी मेरा भाई मुझसे कहता है कि रात के वक्त भी किले के गेट पर गार्ड रहते हैं, तो ऐसे में हम लोगों को गाड़ी को किले से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पहले ही रोक देना है, क्योंकि अगर उन लोगों को किले की तरफ आती हुई गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी दिख गई तो हो सकता है वो लोग चौकन्ने हो जाए। अब जैसे ही मेरे भाई ने मुझसे ये बात कही तो मैं उससे कहता हूं कि तू ये सब चीजें कहां से सीखता है? तो वो मुझे बताता है कि मैंने बहुत से लोगों को इस तरीके से चोरी छुपे इस किले के अंदर जाते हुए देखा है। तो मैंने उससे कहा कि कहां देखा है? तो वो बताता है कि बहुत से लोगों की इंटरनेट पर कहानी पढ़ी है और कुछ लोगों को मैंने यूट्यूब पर देखा है। अब जैसे ही उसने मुझसे ये बात कही तो हम तीनों आपस में मिलकर इस तरह की बातें करते हुए हंसने लगते हैं। लेकिन शायद हमारी वो हंसी थोड़ी ही देर में एक डरावने हादसे में बदलने वाली थी। अब हम लोगों ने हमारी कार को भानगढ़ के किले से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पहले ही खड़ा कर दिया था। जिस जगह पर हमने कार को रोका था वो जगह भी चारों तरफ से दिखने में बिल्कुल सुनसान थी और उस वक्त हमें अपने चारों तरफ सिर्फ घने अंधेरे और अजीब तरह के जानवरों की आवाजों के अलावा और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। गाड़ी को वहां रोकते ही सबसे पहले मैंने गाड़ी की हेडलाइट को ऑफ किया और बाद हम लोग दबे पांव वहां से किले की तरफ निकलने लगे। लेकिन तभी मेरा भाई मुझसे कहता है कि हम लोग किले के सामने वाले गेट की तरफ से नहीं जाएंगे, बल्कि हम साइड में खेतों से होते हुए जो किले के चारों तरफ दीवार बनी हुई है उस दीवार को पार करके हम उसकी बाउंड्री के अंदर घुसेंगे, क्योंकि उसकी दीवार जो है वो छोटे छोटे पत्थरों से बनी हुई है जिसको हम बड़ी ही आसानी से पार कर लेंगे। अब उसके ऐसा कहते ही मैं और मेरी बहन उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं और मेरा वो छोटा भाई हम दोनों को गाइड करते हुए आगे आगे चल रहा था। उस वक्त हम लोगों के पास ना ही तो कोई टॉर्च थी और ना ही कुछ और था। हम सिर्फ अंधेरे में अपनी आंखों को गौर से उस रास्ते पर फाड़ते हुए आगे की तरफ जा रहे थे। लगभग 10 से 15 मिनट पैदल चलने के बाद हम लोग उस किले की दीवार के पास पहुंच चुके थे, जो कि लगभग मेरे कंधे की ऊंचाई तक मोटे मोटे पत्थरों से बनी हुई एक कच्ची दीवार थी। अब जैसे ही हम लोग उसके किले की दीवार के पास में पहुंचे तो सबसे पहले मैं मेरे उन दोनों भाई बहनों को दीवार पार करवाता हूं और फिर उन दोनों के बाद मैं भी उछलकर उस दीवार से कूदकर किले की बाउंड्री के अंदर पहुंच जाता हूं। अब वहां से हम तीनों एक साथ पैदल पैदल ही चलते जा रहे थे। तभी मेरा भाई मुझसे कहता है कि हम सभी लोग सबसे पहले रानी के महल की तरफ चलते हैं, क्योंकि जो भानगढ़ के किले की इंटरनेट पर वीडियो दिखाई जाती है उनमें सिर्फ जो मेन किला है उसको ही दिखाया जाता है। लेकिन मैंने सुना है कि उसके बगल में ही रानी का महल भी है, जो कि उस किले से भी ज्यादा सुंदर है। अब उसके ऐसा करने पर मेरी बहन उससे कहती है कि भाई तुझे जिधर भी चलना है जल्दी चल, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर काफी ज्यादा डर लग रहा है। दोस्तों, आप शायद इस वक्त कल्पना नहीं कर सकते कि उस वक्त हम लोग बिल्कुल घने अंधेरे के बीच दूर दूर तक ऊंची पहाड़ियों के बीच गिरे हुए उस डरावने किले के बिल्कुल बीच वाले ग्राउंड में पहुंच चुके थे। और ऐसे में उस वक्त हम लोगों को कितना ज्यादा डर लग रहा होगा ये उस वक्त सिर्फ हम लोग ही महसूस कर पा रहे थे। लेकिन तभी मेरे भाई की जिद के चलते हम लोग उस ग्राउंड से जो रानी का महल था उस तरफ जाने लगते हैं। अभी हम लोग उस तरफ जा ही रहे थे कि तभी अचानक से ही हमें हमारे पीछे की तरफ से एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कि कोई किसी चीज को घसीट कर कहीं लेकर जा रहा हो। जैसे ही हमने ये आवाज महसूस की तो हम तीनों के कदम अचानक से रुक जाते हैं और जैसे ही हमारे कदम वहां पर रुकते हैं तो मेरी बहन थोड़ी ज्यादा ही डरने लगती है। तभी मेरा भाई धीरे से दबी दबी आवाज में हम लोगों से कहता है कि अरे यहाँ आसपास जंगल का एरिया है, तो हो सकता है कोई जानवर होगा। अब उस बात को उस तरीके से नजरअंदाज करके हम लोग फिर से आगे की तरफ चलने लगते हैं। लेकिन जैसे ही हम दोबारा से आगे चलने लगते हैं तो हमें वो आवाज फिर से सुनाई देती है, जैसे कि कोई बहुत ही भारी भरकम चीज को घसीटकर उन कटीली झाड़ियों के बीच से कहीं लेकर जा रहा हो। अभी हम लोग पहली बार वो चीज होने के बाद से लगभग 10 से 15 कदम ही चले थे कि फिर से जब हम लोगों के साथ वही चीज होती है तो इस बार हम लोग थोड़ा ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन फिर मैं मेरे दोनों भाई बहनों से कहता हूं कि हम लोगों को एक बार उस तरफ चलकर देखना चाहिए कि आखिर ये आवाज किस चीज की आ रही है।
कहीं हम किसी बड़े खतरे के अंदर तो नहीं फंसते जा रहे हैं। साथ ही उस वक्त मैं मेरे भाई के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा करते हुए कहता हूं कि जरूर कोई ना कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से रात के वक्त इस किले के अंदर आना माना है, वरना किसी को इस तरीके से रात के वक्त यहां आने पर मनाही करके क्या मिलेगा। अभी हम लोग आपस में बातें करते हुए जो बीच में साफ साफ ग्राउंड था, उस ग्राउंड से धीरे धीरे चलकर उस तरफ जाते हैं जिस तरफ से हमें वो आवाज सुनाई दे रही थी। जब हम उस तरफ गए तो हमें दिखाई दिया कि वो आवाज उस वक्त एक बड़े से खंडहर नुमा मकान के पीछे जो बड़ी बड़ी कटीली झाड़ियां उगी हुई थी, उन झाड़ियों के बीच से आ रही थी। उस वक्त उस किले की चार दीवारी के अंदर ही वो किसी हवेली की पुरानी ढही हुई दीवार थी। लेकिन जब उस दीवार के पीछे हम लोगों ने जाकर देखना चाहा तो हमें ऐसा लगा कि जैसे कोई अभी अभी ही वहां से उठकर पीछे की तरफ भागा है, क्योंकि एक अजीब सा काला साया हम लोगों को उस ढही हुई दीवार के पीछे से सामने की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन उस वक्त रात का अंधेरा इतना ज्यादा था कि हम लोग उस चीज को ठीक तरीके से देख ही नहीं पाए कि आखिर वो क्या चीज थी। लेकिन तभी मेरा भाई मुझसे कहता है कि जरूर वो कोई तांत्रिक ही होगा। तो मैं उससे कहता हूं कि यहाँ तांत्रिक का क्या काम। तो मेरा भाई मुझसे कहता है कि अक्सर ऐसी जगहों पर ये तंत्र साधना करने वाले लोग अपनी तंत्र क्रियाओं को करने के लिए आते हैं और ऐसी जगहों पर ही उन्हें अपनी शक्तियों को बढ़ाने का मौका मिलता है। तो अब मेरे भाई के मुंह से ये सुनते ही मैं उससे कहता हूं कि जब तुझे पता था कि यहाँ पर ये सब कुछ होता है तो फिर भी तू यहाँ आने की जिद क्यों कर रहा था। अभी हम आपस में ये कुसुर फुसुर कर ही रहे थे कि तभी अचानक से ही मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी ने पीछे की तरफ से मेरे कंधे पर हाथ रखा है, और वो हाथ बहुत ज्यादा भारी था, क्योंकि उस हाथ का वजन मुझे मेरे कंधे पर इतना ज्यादा महसूस हो रहा था कि जैसे वो हाथ नहीं बल्कि कोई लोहे की भारी भरकम चीज हो। अब जैसे ही ये चीज हुई तो मैं इतना ज्यादा डर जाता हूं कि उस वक्त डर के मारे मेरे पूरे चेहरे पर पसीना आ जाता है, और उसके साथ ही मैं अपने भाई बहनों से भी ये नहीं बोल पाता हूं कि किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा है। लेकिन तभी मैं खुद से ही धीरे धीरे थोड़ी हिम्मत करके पीछे की तरफ पलट कर देखता हूं, और जैसे ही मैं पीछे की तरफ पलट कर देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि जैसे ही मैंने पीछे की तरफ पलट कर देखा तो कोई अजीब सी चीज मेरे सामने से ऊपर उठकर पता नहीं अंधेरे में कहां गायब हो गई है। लेकिन जब मैंने अपनी नजरों को ऊपर की तरफ दौड़ाया तो मेरे मुंह से वहां पर एक बहुत भयंकर चीख निकल गई, क्योंकि जैसे ही मैंने ऊपर की तरफ देखा तो उस वक्त मुझे दिखाई दिया कि जिस जगह पर उस टाइम हम लोग खड़े हुए थे, उस जगह के बगल में ही एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, और उस वक्त हम लोग ठीक उसी बरगद के पेड़ के नीचे खड़े हुए थे। लेकिन जब हम लोग वहां आए थे तो रात के अंधेरे में हम लोगों ने उस चीज को नोटिस नहीं किया था। लेकिन अब जैसे ही मैंने ऊपर की तरफ देखा तो मुझे दिखाई दिया कि वहां पर एक चमगादड़ की तरह कोई अजीब सी चीज उल्टे पैरों से लटकी हुई है। दिखने में तो उसका हुलिया बिल्कुल इंसानों की तरह ही था, लेकिन उसका जो चेहरा और सिर के बाल थे वो बड़े ही अजीब थे। साथ ही रात के उस काले अंधेरे में उसका चेहरा इतना सफेद सफेद चमक रहा था जैसे कि उसने अपने चेहरे पर कुछ अजीब सा लगा रखा हो। लेकिन वो चीज उस वक्त मुझे इतनी ज्यादा डरावनी लगी है कि डर के मारे मेरे मुंह से चीख ही निकल गई। अब जैसे ही ये चीज हुई तो वो मेरे भाई बहन भी पीछे की तरफ पलटकर मेरी ओर देखते हैं, और मेरा भाई तो मुझे हाथ से पकड़कर कहता है कि क्या हुआ, आप इस तरीके से चीख क्यों रहे हो। क्योंकि मेरे को इस तरह से चीखता हुआ और इतना ज्यादा डरता हुआ देखकर उस वक्त वो दोनों भी डर गए थे। तभी मैं उसे ऊपर की तरफ अपने हाथ की उंगली से इशारा करके कहता हूं कि वहां कुछ है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो मेरा भाई उस तरफ देखकर मुझे कहता है कि अरे कहां कुछ है, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अभी उसने इतना बोला ही था कि तभी अचानक से ही हमें हमारे पीछे की तरफ से उन कटीली झाड़ियों में से वो अजीब सी आवाज फिर से सुनाई देती है, और इस बार वो आवाज इतनी ज्यादा तेज आई थी जैसे कि कोई उस चीज को फिर से घसीट कर कहीं दूर भागता हुआ जा रहा है। पहले 2 बार जब हमें वो आवाज सुनाई दी थी तो सिर्फ सुनाई देते ही वो आवाज होना रुक गई थी, लेकिन इस बार तो ऐसा लगा जैसे कि झाड़ियों में से कोई किसी चीज को खींचते हुए हमारे से काफी ज्यादा दूर भाग गया है। अब जैसे ही ये चीज हुई तो मैं मेरे भाई से कहता हूं कि भाई हम लोगों को यहां से निकलना चाहिए, हम लोग कल सुबह दिन में आकर ही इस किले के अंदर घूम लेंगे।
रात के वक्त हमारा इस जगह पर इस तरीके से आना खतरे से खाली नहीं है। और तूने देखा नहीं, अभी अभी मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया था जो कि वास्तव में नॉर्मल नहीं था, बल्कि वो कोई बहुत ही डरावनी चीज थी। अब ये सब बातें करते करते ही हम लोग वहां से दबे कदमों के साथ पीछे हटने लगते हैं, यानी कि हम लोग वहां से वापस आने लगते हैं। उस वक्त जिस तरीके से हम लोग उस किले की बाउंड्री को पार करके उसके अंदर आए थे, उसी तरीके से अब वापस जाते टाइम भी हम तीनों बिल्कुल वैसे ही चल रहे थे। यानी कि सबसे आगे मेरा छोटा वाला भाई था, बीच में मैं था और सबसे पीछे मेरी बहन थी। लेकिन तभी थोड़ी ही देर में चलते चलते ही मुझे ऐसा एहसास होता है जैसे कि उस वक्त मेरी बहन हमारे पीछे नहीं चल रही है। जैसे ही मुझे ये एहसास हुआ तो मैं अचानक से पीछे की तरफ पलट कर देखता हूं, और जैसे ही मैं पीछे की तरफ पलट कर देखता हूं तो मेरा ये शक यकीन में बदल जाता है। यानी कि उस वक्त सच में ही मेरी बहन हम दोनों के पीछे नहीं थी। जैसे ही मैं ये चीज देखता हूं तो मैं मेरे भाई से कहता हूं कि अरे ऋषभ रुक जा, पता नहीं अंजलि कहां चली गई है। जैसे ही उसने ये बात सुनी तो वो भी गौर से पीछे की तरफ देखता है, लेकिन सच में उसको भी अंजलि कहीं नहीं दिखाई देती है। अब जैसे ही हमने ये चीज होते हुए देखी तो हम दोनों की बुरी तरीके से फटकर हाथ में आ गई थी, क्योंकि अब भला रात के उस वक्त उस सुनसान किले में हम लोग हमारी बहन को कहां ढूंढते। लेकिन क्योंकि अब वो हमारी बहन थी तो ऐसे में हमारा उसको ढूंढना भी बहुत जरूरी था। उस वक्त जब हमारे साथ ये हादसा हुआ तब शायद रात के 12:30 से 1 बजे का वक्त हो रहा था। अब उस वक्त हम दोनों के पास और कोई रास्ता तो था नहीं। इसी वजह से हम दोनों दबे कदमों से एक दूसरे के साथ चलते हुए दबी दबी आवाज में उसका नाम लेकर उसे बार बार आवाज लगाते हैं, लेकिन वो कहीं से भी हमारी आवाज का कोई भी जवाब नहीं देती है। उस वक्त हम लोग ये चीज भी ध्यान में रख रहे थे कि हमारी आवाज बाहर जो मेन गेट है उसके पास में मौजूद गार्ड को सुनाई ना दे, क्योंकि अगर एक बार उसको हमारी आवाज सुन गई तो फिर वो हम लोगों को ढूंढते हुए यहां तक आ जाएगा। अब हम हमारी उस बहन को ढूंढते ढूंढते उसी बरगद वाले पेड़ के पास वापस चले गए, जिस बरगद वाले पेड़ के नीचे मेरे साथ वो डरावना हादसा हुआ था और वो जो अजीब सी चीज मुझे लटकती हुई जहां दिखाई दी थी। अब उस वक्त हम लोग फिर से वहीं पर चले गए थे। हालांकि मैं वहां पर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरी इकलौती बहन को ढूंढने की कोशिश में हम लोग फिर से वहां चले गए थे। लेकिन जैसे ही हम लोग वहां गए तो हमें दिखाई देता है कि मेरी बहन अंजलि उसी बरगद के पेड़ के नीचे एक पत्थर पर बैठी हुई है और उसने अपना सिर पूरी तरीके से नीचे की तरफ झुका रखा है। साथ ही उसके जो सिर के बाल थे वो पूरी तरीके से उसके चेहरे पर आगे की तरफ आए हुए थे। अब जैसे ही हमने उसको वहां पर बैठा हुआ देखा तो मैं थोड़ा गुस्सा होते हुए उससे कहता हूं कि अरे अंजलि, ये कोई मजाक करने का टाइम है और तू इस तरीके से वहां से वापस यहाँ क्यों चली आई? चल यहां से उठ घर चलते हैं। तो मेरे ऐसा कहते ही वो नीचे की तरफ सिर किए किए ही मुझसे कहती हैं कि मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं यही रहूंगी। अब जैसे ही अंजलि ने मुझसे ये बात कही तो मुझे वो चीज बड़ी ही अजीब लगती है, क्योंकि उसने वो जो बात कही वो भी बहुत अजीब थी। लेकिन इसके साथ ही उसने जिस आवाज में मुझसे ये बात कही थी वो आवाज भी मैंने आज पहली बार सुनी थी। यानी कि वो आवाज अंजलि की आवाज नहीं थी, बल्कि वो आवाज किसी और की ही थी, लेकिन वो अंजलि के मुंह से आ रही थी। अब उस अजीब सी आवाज को सुनकर उस वक्त हम दोनों भाई काफी ज्यादा डर गए थे। लेकिन तभी मैं उसके थोड़ा करीब जाता हूं और उससे कहता हूं कि ये मजाक करने का टाइम नहीं है, तू चुपचाप हमारे साथ घर पर चल। अगर मम्मी पापा गलती से भी होटल में जग गए और उनको ये पता चला गया कि हम लोग इस तरीके से चोरी छुपे उनको बिना बताए यहां पर आए हैं, तो वो लोग हमारे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करेंगे। साथ ही मुझसे कहेंगे कि मैंने बड़ा होने और समझदार होने के बावजूद भी तुम लोगों को ये चीज करने दी। अभी मैंने उससे ये बात बोलते बोलते ही जाकर उसके एक हाथ की कोहनी को पकड़कर उसे वहां से उठाना चाहा, लेकिन जैसे ही मैंने उसके हाथ को छुआ तो मुझे एक अजीब सा झटका लगा, जैसे कि उसके शरीर में कोई करंट दौड़ रहा हो। उस वक्त मेरे हाथ की उंगलियां जैसे ही उसकी कोहनी से टच हुई तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैंने किसी बिजली के तार को छू लिया है। लेकिन फिर दोबारा से जब मैंने काफी अच्छे से उसके हाथ को पकड़ा तो इस बार मुझे वो करंट महसूस नहीं होता है। लेकिन इस बार जैसे ही मैंने उसके हाथ को थोड़ा जोर से पकड़ा तो वो अचानक से ही अपनी गर्दन को झटके के साथ मेरी तरफ घुमाती है और मुझसे कहती है कि तूने मेरा हाथ कैसे पकड़ा?
लेकिन जैसे ही उसने अपनी गर्दन को झटके के साथ मेरी तरफ करके मुझे ये बात कही, तो उस झटके के साथ ही उसके चेहरे के सामने जो उसके सिर के बाल आए हुए थे, वो बाल थोड़ी साइड में होते हैं, और जैसे ही उसके वो बाल साइड में होते हैं तो मुझे दिखाई देता है कि उस वक्त अंजलि की आंख पूरी तरीके से सफेद पड़ चुकी है। यानी कि इंसानों की आंखों के बीच में जो काला कांच होता है, वो वाला काला कांच उस वक्त अंजलि की आंखों से गायब था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी आंखें पूरी तरीके से ऊपर की तरफ चढ़ गई हों, और वो बड़े ही अजीब तरीके से अपनी आंखों को फाड़ फाड़ कर उस वक्त मुझको देख रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी वो सफेद आंखें देखी तो मैं डर कर हल्का सा चिल्लाते हुए पीछे हो जाता हूं, जैसे कि किसी ने कोई बहुत ही डरावनी चीज देख ली हो। और फिर जिस तरीके से वो चिल्लाता है, ठीक उसी तरीके से उस वक्त मैं भी चिल्लाया था, क्योंकि उस वक्त मैंने भी अंजलि के चेहरे को देखा था, और उस वक्त उसका वो चेहरा उन सफेद आंखों में काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। लेकिन मुझसे ऐसा कहते ही वो फिर से अपने सिर को नीचे जमीन की तरफ करके घूरने लगती है। लेकिन तभी पीछे से मेरा भाई ऋषभ आकर उससे कहता है कि अरे भाई, अब चलना, यहां पर इस नौटंकी को खत्म कर। लेकिन जब ऋषभ की बात सुनकर भी वो वहां से नहीं उठी, तो वो उससे थोड़ा मजाक करते हुए उसे कहता है कि देख, अगर तू अभी की अभी यहां से किसी अच्छे बच्चे की तरफ उठ जाएगी तो मैं तुझे मिठाई खिलाऊंगा। और मिठाई से याद आया कि हम लोग जयपुर से आते वक्त जो मिठाई लेकर आए थे, वो बची हुई सारी की सारी मिठाई बाहर हमारी गाड़ी के अंदर ही पड़ी हुई है। अब जैसे ही उस वक्त ऋषभ ने अंजलि को मिठाई के लिए कहा, तो वो अचानक से ऋषभ की तरफ देखती है, लेकिन इस बार उसकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रही थीं। तो उसके ऐसा कहते ही अंजलि उस पत्थर से उठती है, और जिस तरफ से हम लोग आए थे उसी तरफ हमारे को कुछ बिना बोले ही चलने लगती हैं। जैसे ही वो उस तरफ उठकर चलने लगती हैं, तो हमें लगा कि शायद वो हमारे साथ घर जाने के लिए ही उठी हैं। इसी वजह से हम दोनों भी उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। लेकिन जब हम उसके साथ उस किले से बाहर निकल रहे थे, तो मैं एक चीज देख रहा था कि वो बार बार अपने नाक को ऊपर की तरफ चढ़ाकर अजीब तरीके से सांस ले रही थी, जैसे सर्दियों के मौसम में किसी के नाक चालू हो जाते हैं। और फिर वो इंसान जिस तरीके से बार बार अपने नाक से आ रही नोजी को ऊपर की तरफ खींचता है, उस वक्त अंजलि भी बिल्कुल उसी तरीके से अपने नाक से नोजी को ऊपर की तरफ खींच रही थी। लेकिन अब मेरी दोबारा से उसके चेहरे की तरफ देखने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मुझे बार बार उसका वो सफेद आंखों वाला चेहरा ही याद आ रहा था। लेकिन फिर थोड़ी ही देर में जैसे ही हम लोग उस भानगढ़ के किले की बाउंड्री से बाहर निकले, तो मेरा भाई जब उससे बात करता है तो वो बड़े ही नॉर्मल तरीके से उससे बात करने लगती हैं। साथ ही जब मैं हल्की हल्की आंखों से उसकी तरफ देखता हूं, तो मुझे दिखाई देता है कि अब उसकी आंखें अब सच में ही बिल्कुल नॉर्मल हो गई हैं। तो मैं सोचता हूं कि शायद मुझे ही कुछ वहम हुआ होगा। अब यही बात सोचकर हम लोग फटाफट हमारी गाड़ी के पास पहुंचते हैं, और गाड़ी को वहां से स्टार्ट करके हम उस होटल की तरफ निकल जाते हैं जिस होटल में हम लोग रुके हुए थे। लेकिन जैसे ही हम लोग वहां से गाड़ी स्टार्ट करके वापस उस होटल की तरफ निकले, तो फिर से उसी तरह की अजीब सी डरावनी आवाज में अंजलि गाड़ी के अंदर पीछे वाली सीट पर बैठे बैठे घुर्राने लगती हैं और कहने लगती हैं कि मुझे मिठाई खानी है, तुमने तो कहा था कि गाड़ी के अंदर मिठाई है। अब उसके इतना कहते ही मेरा भाई गाड़ी में आगे की तरफ जो मिठाई का छोटा सा डब्बा रखा हुआ था, वो डब्बा उसको दे देता है, क्योंकि उस वक्त वो ये नहीं समझ पा रहा था कि अंजलि उसके साथ कोई मजाक नहीं कर रही, बल्कि सच में ही कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उसकी वो आवाज उस तरीके की हो गई है। या फिर हो सकता है वो आवाज अंजलि की हो ही ना। लेकिन जैसे ही ऋषभ ने उसको मिठाई का डब्बा दिया, तो वो बड़े ही अजीब तरीके से उस मिठाई के डब्बे से मिठाई को निकालकर खाने लगती है, जैसे कि वो कई दिनों से काफी ज्यादा भूखी हो। जब मैंने उसको उस तरीके से मिठाई खाते हुए देखा, तो मुझे बड़ा ही अजीब लगा। लेकिन जैसे ही उस मिठाई के डब्बे के अंदर से सारी मिठाई खत्म हुई, तो वो फिर से हम लोगों से मिठाई मांगने लगती है। लेकिन तभी ऋषभ उससे कहता है कि ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है और चुपचाप बैठी रहे। अगर ज्यादा ही भूख लग रही है तो होटल चलने के बाद वहां से कुछ खा लेना। इसीलिए हमने तुझसे कहा था कि तू हमारे साथ मत आ, क्योंकि तू हर जगह पर इसी तरीके से नाटक करती है। उस वक्त ऋषभ को लग रहा था कि शायद ये सब कुछ बड़ा ही नॉर्मल है। इसी वजह से वो बाकी के आम दिनों की तरह अंजलि से बड़े ही नॉर्मल तरीके से बिहेव कर रहा था। अब उस रात लगभग 2 बजे के आसपास में हम लोग वापस होटल पहुंच चुके थे। होटल पहुंचने के बाद मेरी बहन हम लोगों के साथ हमारे ही कमरे के अंदर आ जाती है।
तभी मेरा भाई ऋषभ उससे कहता है कि अरे अंजलि, तू यहाँ क्या कर रही है? तेरे को तो मम्मी पापा के कमरे में जाकर सोना है। तो मेरे भाई के ऐसा कहने पर वो उसके चेहरे की तरफ अजीब तरीके से देखने लगती है, जैसे कि उसको ये पता ही ना हो कि मम्मी पापा कौन से दूसरे कमरे में सो रहे हैं। तभी ऋषभ उसको लेकर जाता है और उसको मम्मी पापा के कमरे में सुलाकर आता है, क्योंकि उसको लगा था कि शायद उस वक्त वो नींद में है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन उस वक्त हम दोनों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमने हमारी बहन को नहीं बल्कि किसी और ही चीज को मम्मी पापा के कमरे में पहुंचा दिया है। क्योंकि जैसे ही हम लोग अंजलि को मम्मी पापा के कमरे में पहुंचाकर सोए, तो हम लोगों को अभी सोए हुए लगभग 1 घंटे का ही समय हुआ होगा। यानी कि उस वक्त ठीक रात के 3 बज रहे थे। लेकिन उस 1 घंटे के दौरान मुझे एक पल के लिए भी नींद नहीं आई थी। हालांकि मेरे बगल में जो मेरा छोटा भाई ऋषभ था, वो बड़े ही खर्राटे ले लेकर सो रहा था। लेकिन मैं उस वक्त इधर से उधर करवटें बदलते हुए बार बार जो कुछ भी हमारे साथ उस किले के अंदर हुआ था, उन्हीं सब बातों को याद कर रहा था। अभी मेरे दिमाग में वो सब चल ही रहा था कि तभी अचानक से ही मुझे हमारे बगल वाले कमरे से मेरी मम्मी की काफी तेज चीखने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही मुझे वो आवाज सुनाई देती है तो मैं फटाक से अपने भाई को नींद से जगाता हूँ। लेकिन उसको तो किसी चीज का कुछ होश ही नहीं था। लेकिन फिर मैं उसको वहीं पर छोड़कर उठकर कमरे से भागता हुआ बाहर जाता हूँ और बार बार मेरी मम्मी पापा के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगता हूँ। मैंने लगभग 10 से 15 सेकंड के लिए उनका दरवाजा खटखटाया था, लेकिन किसी ने भी अंदर की तरफ से दरवाजा नहीं खोला। पर फिर मेरे पापा आकर कमरे का दरवाजा खोलते हैं। जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं तो मैं काफी चौंकते हुए उनसे पूछता हूँ कि क्या हुआ और दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लगा दिया। लेकिन जैसे ही मैंने ये बात बोलते ही मेरे पापा के चेहरे की तरफ गौर से देखा तो मुझे दिखाई दिया कि वो उस वक्त काफी ज्यादा डरे हुए हैं। उनके माथे पर हल्की हल्की पसीने की बूंदें आई हुई थी, जिनको देखकर मैं समझ गया कि जरूर कुछ ना कुछ ऐसी चीज हुई है जिसकी वजह से वो डरे हुए हैं। तभी मैं अंदर की तरफ झांककर जब पीछे देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि मेरी मम्मी बड़े ही अजीब तरीके से मेरे बहन की तरफ देख रही हैं। और उस वक्त मेरी बहन उस कमरे में बेड से नीचे फर्श पर अजीब तरीके से बैठी हुई थी। उसके ऊपर मेरे मम्मी ने एक कंबल डाल रखी थी। तभी मैं मेरी मम्मी के पास जाकर पूछता हूँ कि क्या हुआ और आपने इसको इस तरीके से कंबल से क्यों ढक रखा है। तो मेरे मुंह से ऐसा सुनते ही मेरी मम्मी जोर जोर से रोने लग जाती हैं। तभी मैं पापा की तरफ देखता हूँ और उनसे इशारों में पूछता हूँ कि हुआ क्या है। लेकिन तभी पापा से पहले ही मेरी मम्मी ही बोल पड़ती हैं कि हम लोग बिल्कुल आराम से सो रहे थे। लेकिन सोते सोते ही जब मुझे प्यास लगी तो मैं उठकर बेड के बगल में जो पानी की बोतल रखी हुई थी, वो बोतल लेने के लिए जब पीछे की तरफ पलटी तो मैंने देखा कि उस वक्त अंजलि हमारे साथ बेड पर नहीं है। जैसे ही मैंने ये चीज देखी तो मैं कमरे की लाइट को चालू करके उसको देखने की सोचती हूँ। पहले तो मुझे लगा कि शायद वो वॉशरूम गई है, लेकिन उस वक्त वॉशरूम का दरवाजा भी हल्का सा खुला हुआ था और ना ही उसमें कोई लाइट जली हुई थी। लेकिन मुझे कमरे में भी कहीं पर अंजलि दिखाई नहीं दे रही थी। इसी वजह से मैं कमरे की लाइट को बिना चालू करें ही उस पानी की बोतल को उठाकर अपने हाथ में लेकर धीरे धीरे कमरे के अटैच में जो वॉशरूम था उसकी तरफ जाती हूँ। जैसे ही मैं उस वॉशरूम की तरफ जाती हूँ तो मुझे वॉशरूम के अंदर से कुछ अजीब सी हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कि कोई जोर जोर से सांस ले रहा हो या अपनी नाक से आ रही नोजी को ऊपर की तरफ खींच रहा हो। उस आवाज को सुनकर मुझे यकीन हो गया कि शायद अंजलि बाथरूम के अंदर ही है। इसी वजह से मैं बिल्कुल बड़े ही नॉर्मल तरीके से बाथरूम के अंदर की तरफ जाकर देखती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं बाथरूम में अंदर की तरफ जाकर देखती हूँ तो डर के मारे मेरे मुंह से चीख निकल जाती है, क्योंकि जैसे ही मैंने बाथरूम में अंदर की तरफ जाकर देखा तो अंदर का नजारा देखकर मेरी हालत खराब हो गई। मैंने देखा कि अंजलि उस वक्त बाथरूम में बिल्कुल बिना कपड़ों की पूरी तरीके से नग्न हालत में है और उसने अपने हाथ के नाखूनों से अपने पूरे बदन को नोच डाला है। उसके बदन से जगह जगह से खून निकलता हुआ झलक रहा था। साथ ही जब मैं उस बाथरूम के अंदर गई तो मेरा एक हाथ हल्का सा उस बाथरूम के दरवाजे पर लग गया था, जिसकी वजह से जैसे ही वो दरवाजा थोड़ा सा पीछे की तरफ हुआ तो उस दरवाजे की हल्की सी खुलने की झरझर की आवाज होती है। और जैसे ही वो आवाज हुई तो अंजलि पलटकर मेरी तरफ देखती है। जब अंजलि ने पलटकर मेरी तरफ देखा तो उसके चेहरे को और उसकी आंखों को देखते ही मेरे मुंह से वो चीख निकल गई।
साथ ही उस वक्त वो वहां पर जो कर रही थी वो चीज भी मेरे लिए काफी ज्यादा डरावनी थी। भला कोई इंसान अपने ही बदन को इस तरीके से क्यों नोचेगा? लेकिन मेरे को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर मुझसे डरने के बजाय अंजलि मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराती है। और जैसे ही वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती है तो उसके मुंह से उसके दांतों से होते हुए एक अजीब सी खून की लार टपकने लगी थी। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे सामने अंजलि नहीं बल्कि कोई चुड़ैल या फिर डायन बैठी हुई हो। रात के मैं उस काले अंधेरे से गिरे हुए बाथरूम में अंजलि की वो आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी आंखें पूरी तरीके से ऊपर की तरफ चढ़ गई हों। लेकिन जैसे ही मैं इतनी जोर से चीखी तो तुम्हारे पापा जो बेड पर सो रहे थे वो उठकर वहां पर आते हैं। लेकिन उनको मैं दूर रहने का ही इशारा करती हूँ, क्योंकि भला कोई बाप अपनी बेटी को बिना कपड़ों के कैसे देख सकता है। तभी मैं बेड की तरफ जाती हूँ और वहां से कंबल उठाकर उसको ढकने के लिए आती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं बाथरूम में दोबारा से आई तो मुझे दिखाई दिया कि अंजलि अब वहां पर फर्श पर नीचे बिल्कुल बेहोशी वाली हालत में पड़ी हुई है और उसकी आंखें भी बंद हैं। हालांकि मैंने उसको बिल्कुल इतने डरावने रूप में देखा था कि उसको उस डरावने रूप में देखकर कोई भी इंसान फिर से पलटकर उसकी तरफ नहीं आना चाहेगा। लेकिन क्योंकि आखिर में मैं एक माँ हूं और अपने ही बच्ची को मैं उस हाल में नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि मुझे ये पता था कि जरूर उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो अपने बस में नहीं है। अब अपनी मम्मी के मुंह से ये बात सुनकर मैं बुरी तरीके से डर गया था, क्योंकि उनको भी वही सब कुछ दिखाई दिया था जो उस वक्त उस भानगढ़ के किले के अंदर मुझे दिखाई दिया था। यानी कि जब अंजलि वहां से गायब हो गई थी और जब हम उसको ढूंढते हुए वहां गए और जिस तरीके का मैंने उसका चेहरा देखा था और जैसे उसकी आंखें पूरी तरीके से ऊपर की तरफ चढ़ गई थी, अब बिल्कुल उसी तरीके का सब कुछ मेरी मम्मी को भी दिखाई दिया था। तो अब मैंने ये बात तो समझ ली थी कि जो कुछ भी हुआ था वो कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। इसी वजह से मैं भलाई इसी में समझता हूं कि मैं मेरे मम्मी पापा को ये बता दूं कि हम लोग अभी कुछ देर पहले ही चोरी छुपे वहां जाकर आए हैं। लेकिन तब तक मेरा वो छोटा वाला भाई भी उस कमरे से उठकर वहां पर आ जाता है और जब उसने भी अंजलि की वो हालत देखी तो वो भी काफी ज्यादा डर गया। लेकिन जैसे ही मुझे और मेरे भाई को अकेले में बात करने का मौका मिला तो मैं उससे कहता हूं कि देखा, तेरी जिद की वजह से आज क्या हो गया है। फिर उस दिन जैसे ही सुबह हुई तो हम लोग अंजलि को डॉक्टर के पास लेकर गए और उसके बदन पर जितने में घाव थे वहां पर हमने पट्टी करवाई। लेकिन उस वक्त हम लोगों को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि अंजलि को किसी डॉक्टर की नहीं बल्कि किसी और ही चीज की जरूरत है, क्योंकि उस दिन वो चीज होते ही हम लोग अपनी वो ट्रिप कैंसिल करके सीधे हमारे घर के लिए निकल गए थे। यानी कि जिस रात हमारे साथ ये सब कुछ हुआ था उसी रात सुबह होते ही हम लोग अपने घर के लिए निकल गए थे। लेकिन क्योंकि सफर काफी लंबा था तो घर पहुंचते पहुंचते भी हम लोगों को रात के 9 बज गए थे। लेकिन 9 बजने तक भी हम लोग सिर्फ हमारे शहर के अंदर ही पहुंचे थे। उस जगह से भी हमारा घर अभी भी लगभग 20 से 30 किलोमीटर दूर था। अभी मैं गाड़ी चला रहा था और मेरी मम्मी पापा अंजलि के साथ पीछे बैठे हुए थे। साथ ही मेरा भाई मेरे बगल में आगे की तरफ बैठा हुआ था। लेकिन तभी जब मैं अपने परिवार के साथ उस कार में एक सुनसान सी सड़क से गुजर रहा था तो अचानक से ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई औरत जिसने कि पूरी तरीके से अपने सिर से लेकर पांव तक काफी अजीब और पुराने टाइप के कपड़े पहन रखे हैं। यानी कि जिस तरह के कपड़े कोई नाचने वाली या फिर जो कठपुतली डांस होता है, वो डांस दिखाने वाली जो औरतें पहले के जमाने में पहना करती थी, उसी तरह के कपड़े उस औरत ने पहन रखे थे। लेकिन वो इतने अचानक से हमारी कार के सामने आई थी कि मैंने उसको देखते ही काफी तेज चिल्लाते हुए उस वक्त कार को ब्रेक लगाए। उस वक्त ब्रेक इतने तेज थे कि कार के अंदर बैठे हुए हम लोगों को भी हमारी कार के टायरों के सड़क पर घिसने की बहुत तेज आवाज सुनाई दी थी। लेकिन उस आवाज के साथ ही हमें एक बहुत भयंकर झटका लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने उस औरत को टक्कर मार दी है और वो हमारी कार के नीचे आ गई है। क्योंकि जैसे ही टक्कर हुई तो मैं जोर से चिल्लाने के बाद बोलता हूं कि ओ सीट, जल्दी से कार से नीचे उतरो। तो मेरे पापा मुझसे कहते हैं कि क्या हुआ था और तू कार से नीचे क्यों उतर रहा है। तो मैं मेरे पापा से कहता हूं कि पापा, मुझे लगता है कि हमारी कार के नीचे कोई आ गया है।
तो पापा मुझसे कहते हैं कि मुझे तो ये ही नहीं समझ में आया कि आखिर तूने इतनी तेज ब्रेक लगाई क्यों है, क्योंकि जब तू कार चला रहा था तो मैं भी सामने की तरफ ही देख रहा था, मुझे तो आगे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अब यही बात बिल्कुल मेरे बगल में बैठा हुआ मेरा भाई भी कहता है कि आपने अचानक से बिना बात के ही इतनी तेज ब्रेक क्यों लगाए। तो मैं उन लोगों से कहता हूं कि तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है, सारी बातें गाड़ी के अंदर बैठे बैठे ही करोगे या नीचे उतर कर भी देखोगे। अब जैसे ही मैंने ये बात बोली तो उस वक्त मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई कार से मेरे साथ नीचे उतर जाते हैं, और जो मेरी बहन अंजलि थी वो उस वक्त पीछे वाली सीट पर मेरे मम्मी पापा के बीच में बैठी हुई थी, लेकिन शायद उसको उस वक्त नींद आ रही थी। पर जैसे ही ये सब कुछ हुआ तो वो अजीब तरीके से अपनी आंखों को खोलकर इधर उधर देखने लगी थी, लेकिन उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अभी भी नींद में ही है, क्योंकि जहां से हम उसका इलाज करवा कर लाए थे वहां पर डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन और दवाई देते टाइम हमसे कहा था कि मैं ये जो दवाइयां दे रहा हूं इनकी वजह से इसको काफी ज्यादा नींद आने वाली है। तो आप लोग ये मत सोचना कि इसको क्या हो रहा है, क्योंकि वो सब कुछ दवाइयों का ही असर हो रहा होगा। इसी वजह से जब इतनी भयंकर तरीके से ब्रेक लगाने के बाद भी अंजलि बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उस कार के अंदर बैठी रहती हैं, तो हम लोग उसकी तरफ ज्यादा गौर नहीं करते हैं, क्योंकि हमें लगा कि शायद जैसा डॉक्टर ने कहा था बिल्कुल उसी तरीके से उसके ऊपर नींद का असर हो रहा है। लेकिन फिर कार से नीचे उतरकर हमने देखा तो हमें वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया, पर जैसे ही मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च चालू करके देखा तो मुझे दिखाई दिया कि मेरी कार का आगे की तरफ का जो राइट साइड वाला टायर था, यानी कि जो ड्राइविंग साइड वाला आगे का पहिया था, वो पूरी तरीके से खून में सना हुआ था। उसके ऊपर कुछ लाल लाल ऐसा लगा हुआ था जैसे कि वो कोई खून हो। तभी मैं मेरे पापा से कहता हूं कि देखा, मैंने आपसे कहा था कि कोई ना कोई हमारी कार के नीचे आया है, लेकिन उस वक्त हमें दूर दूर तक कहीं पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी जैसे ही मैं गौर से और थोड़ा नीचे की तरफ देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि उस वक्त हमारी कार के बिल्कुल नीचे बीचों बीच एक काली बिल्ली बड़ी हुई पड़ी है। उस वक्त वो हमारी कार के नीचे आकर बुरी तरीके से कुचली जा चुकी थी और शायद तब तक वो मर भी चुकी थी। अब जैसे ही मैंने ये बात मेरे घर वालों को बताई तो मेरी मम्मी अपने मुंह पर हाथ लगाकर अजीब तरीके से चौंकते हुए कहने लगती हैं कि काली बिल्ली मर गई। काली बिल्ली का मरना तो बहुत ही ज्यादा अशुभ है, जरूर ये हम लोगों के लिए किसी ना किसी चीज की चेतावनी है। अगर आज यहाँ पर एक काली बिल्ली मरी है तो सच में हमारे साथ आगे चलकर कुछ बहुत ही भयानक होने वाला है। अभी हम लोग आपस में ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से ही हमें हमारी कार के अंदर से मेरी बहन की अजीब तरीके से हंसने की आवाज सुनाई देती है। अब जैसे ही हमें उसकी हंसने की आवाज सुनाई देती है तो हम चारों के चारों ही पीछे की तरफ जाकर उसको देखने लगते हैं, लेकिन जब हम उसको देखते हैं तो हम पहले से भी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि इस बार हमें दिखाई देता है कि उसने एक बार फिर से अपने नाखूनों से खुद के ही चेहरे को नोच लिया है, और उस वक्त उसकी आंखें बिल्कुल उसी तरीके से ऊपर की तरफ चढ़कर बिल्कुल सफेद दिखाई दे रही हैं। साथ ही जब वो हंस रही थी तो उसके मुंह से बिल्कुल वैसी ही खून की लार टपक रही थी जैसी खून की लार टपकते हुए उसे उस बाथरूम के अंदर मेरी मम्मी ने पहली बार देखा था। लेकिन उस वक्त वो क्यों हंस रही थी ये हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। तभी मेरी मम्मी थोड़ी हिम्मत करके उसके पास जाकर बैठती हैं और उसे कहती हैं कि अंजलि, तू पागल हो गई है क्या? ऐसे क्यों कर रही हैं? क्यों डरा रही हैं हमको? अभी मेरी मम्मी ने उससे इतना कहा ही था कि तभी वो अचानक से मेरी मम्मी के ऊपर हमला कर देती हैं और अपने दोनों हाथों से मेरी मम्मी का गला पकड़कर उसको दबाने लगती हैं, जिसकी वजह से मेरी मम्मी की सांस उखड़ने लगी थी। लेकिन जैसे ही ये चीज हुई तो हम सभी लोग एक साथ अंजलि को मेरे मम्मी से छुड़ाने लगते हैं, लेकिन उस वक्त हम तीनों लोग मिलकर भी मेरी मम्मी को अंजलि से नहीं छुड़ा पा रहे थे। उस वक्त उसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत कहां से आ गई थी ये हमें समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन फिर जैसे ही हम काफी देर तक उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगे तो अचानक से ही वो अपनी गर्दन को साइड में ऐसे झुका देती है जैसे कि वो बिल्कुल बेहोशी वाली हालत में चली गई है, या फिर उसको होश ही नहीं है, और इसके साथ ही उसने मेरी मम्मी के गले को भी छोड़ दिया था। तभी मेरे मम्मी मुझसे कहती हैं कि बेटा, जितना जल्दी हो सके गाड़ी को सीधा तेरी नानी के घर की तरफ लेकर चल, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि इस चीज का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं बल्कि तेरी नानी के घर पर ही हो सकता है। अब जैसे ही मेरी मम्मी ने यह बात कही
तो मैं मेरी गाड़ी को वहां से ही यू टर्न लेकर नानी के घर की तरफ दौड़ा लेता हूं। उस जगह से मेरी नानी का घर यही कोई 20 किलोमीटर के आसपास में था। जैसे ही मैं कार को मेरी नानी के घर लेकर गया तो उस वक्त तक वो सभी लोग एक साथ बैठकर खाना ही खा रहे थे। मेरी नानी की फैमिली में मेरे 2 मामा जी, उनकी 2 वाइफ, उनके बच्चे और मेरे नाना नानी थे। लेकिन जब हम लोगों ने जाकर उनको वहां पर ये सब बातें बताई तो उनको भी ये समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि उस वक्त तक मैंने मेरे मम्मी पापा को और किसी को भी ये बात नहीं बताई थी कि हम लोग इस तरीके से रात के वक्त भानगढ़ के किले के अंदर अकेले में घूमने गए थे, और ना ही मेरे भाई ने ये बात किसी को बताई थी। लेकिन उस वक्त मुझे लगा कि शायद अब अगर मैंने ज्यादा देर इस बात को छुपाया तो जरूर कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। इसी वजह से मैं वहां पर सभी लोगों को ये बात बता देता हूं। लेकिन जैसे ही मैंने ये बात सभी लोगों को बताई तो मेरे पापा मेरे गाल पर एक चाटा कस देते हैं और मुझसे कहते हैं कि तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। दिख नहीं रहा आज तुम लोगों की नादानी की वजह से अंजलि की क्या हालत हो गई है। तभी मेरे नाना नानी हम लोगों से कहते हैं कि अभी ये वक्त झगड़ने का नहीं है, बल्कि हमारे को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको काली माता के मंदिर में लेकर जाना होगा। अब हमसे ये कहते ही मेरे मामा जी भी अपनी गाड़ी निकालते हैं और उस वक्त हम सभी लोग 2 गाड़ियों में काली माता के मंदिर में जाते हैं, जो कि मेरी नानी के घर से लगभग 10 किलोमीटर दूर था। वो मंदिर कोई सिटी में नहीं था, बल्कि सिटी से थोड़ा साइड में एक पहाड़ी नुमा इलाके में हल्की सी सुनसान सी जगह पर था, जहां पर हर वक्त उस मंदिर के पुजारी रहा करते थे। जब हम लोग अंजलि को वहां पर लेकर गए तो पुजारी जी उसकी वो हालत देखकर सभी लोगों से वही सब बातें कहते हैं जिनके बारे में शायद अब आप लोग सोच रहे हैं। यानी कि उन्होंने हमसे कहा कि रात के वक्त ये लड़की अपने सिर के बाल खुले करके और हल्का सा इत्र लगाकर एक ऐसी जगह पर गई थी जो जगह सिर्फ एक इत्र की वजह से ही वीरान हुई थी, यानी कि जिसके उजाड़ने की और बर्बाद होने की कहानी ही इत्र से जुड़ी हुई है। उसी जगह पर यह लड़की इत्र लगाकर रात के वक्त अकेले में गई थी, जिसके चलते इसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। और इसके शरीर पर एक ऐसी रूह का साया पड़ गया है जो इसको जिंदा नहीं छोड़ेगी और इसको हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ लेकर जाएगी, क्योंकि इसकी रूह को तो उस चीज ने उस वक्त उसी जगह पर इसके शरीर से अलग कर दिया था। अभी तो सिर्फ इसके शरीर के अंदर जो कुछ भी बचा हुआ है वो सिर्फ इसकी सांसें ही हैं, और जल्द ही वो इसकी सांसों को भी उखाड़ देगी। अब जैसे ही हमने उस पंडित से ये बात सुनी तो हम सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन फिर मेरे नाना नानी उस पंडित से मेरी बहन को बचाने का कुछ उपाय पूछते हैं, तो वो पंडित हम लोगों से कहता है कि इसका इलाज तो हो सकता है, लेकिन आप लोगों ने इसको यहाँ लाने में बहुत ज्यादा देर कर दी। तो मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि कल रात को ही तो इसके साथ ये सब कुछ हुआ है, और हम लोग वहां से इसको यहाँ लाए हैं। तो पूरे रास्ते में हम सिर्फ गाड़ी में ही सफर कर रहे थे। हम 1 मिनट के लिए भी कहीं पर कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए भी नहीं रुके। जब मेरी मम्मी ने ऐसा कहा तो वो पंडित जी उसके हाथ की जो नाड़ी होती है उसको पकड़कर कुछ देर उसको महसूस करते हैं, और फिर हम लोगों से कहते हैं कि मैं मंदिर की माता रानी की थोड़ी भभूत दे रहा हूं, उसको हर रोज आपको इसको हल्की हल्की खिलानी है। अगर इस बच्ची का बचना आप लोगों के नसीब में लिखा होगा तो ये बच जाएगी, वरना इसको अब नहीं बचाया जा सकता, क्योंकि वो जो कुछ भी था उसने इसकी रूह को इसके शरीर से बहुत पहले ही अलग कर दिया है, और इसकी जो रूह है वो उसी की कैद में है। वो उसी सुनसान जगह पर भटक रही है जिस सुनसान जगह पर ये लड़की उस रात गई थी। अब जैसे ही उन पंडित जी ने ये बात कही तो मेरे पापा को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, और वो उस पंडित को ढोंगी बताकर वहां से मेरी बहन को लेकर आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही मेरे पापा उसके ऊपर गुस्सा करके वहां उस मंदिर से निकलने लगते हैं तो वो पंडित कहता है कि मैं तो लोगों की सेवा करने के लिए ही माता रानी की भक्ति करता हूं, लेकिन अगर तुम मुझे ढोंगी समझ रहे हो तो तुम्हें बहुत जल्द इस बात का एहसास हो जाएगा कि मैंने तुमसे कुछ गलत नहीं कहा। लेकिन जाते जाते फिर भी मैं तुमसे ये बात कह रहा हूं कि वो जो कुछ भी है वो फिर से आएगी और तुम्हारे घर के अंदर फिर से तांडव मचाएगी। अगर तुम इस लड़की के अलावा अपने घर के लोगों को बचाना चाहते हो तो जिस दिन तुम्हें ये एहसास हो कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा तो तुम मेरे पास चले आना, क्योंकि इसके शरीर से तो इसकी रूह को अलग कर दिया गया है, लेकिन किसी और को मैं नहीं खोने दूंगा। तभी मेरे पापा उस पर और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहते हैं कि दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है और डॉक्टर के पास हर चीज का इलाज है।
वहां से मैं अपनी बेटी का इलाज करवा लूंगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस मंदिर से जैसे ही हम लोग अंजलि को लेकर घर पर पहुंचे, तब तक अंजलि हम लोगों को छोड़कर जा चुकी थी, यानी कि उस वक्त तक वो मर गई थी। आप लोगों को यहाँ पर यह बात कहते हुए भी आज मुझे मेरी उस गलती पर बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है। लेकिन शायद उस वक्त हम लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अंजलि की मौत तो सिर्फ एक शुरुआत थी। आगे जो कुछ भी होने वाला था वो सच में बहुत ज्यादा खौफनाक था। दरअसल जैसे ही अंजलि की मौत को 10 से 15 दिन गुजरे तो अपनी बेटी को खोने के गम में मेरी मम्मी अजीब तरीके से गुमसुम रहने लगी थी। हमें लगा कि शायद बेटी को खोने के गम में वो इस तरीके से थोड़ी चुप चुप रहती हैं। लेकिन फिर एक रात मेरे पापा के साथ भी वही सब कुछ होता है और उन्हें भी वही दिखाई देता है जो उस रात अंजलि के शरीर के अंदर मेरी मम्मी को दिखाई दिया था। यानी कि अब मेरी मम्मी के साथ भी वही सब कुछ होने लगा था जो अंजलि के साथ हो रहा था। लेकिन मेरे पापा की जिद के चलते हम मेरी मम्मी को भी नहीं बचा पाते हैं और कुछ ही दिनों में मेरी मम्मी भी हम सभी लोगों को छोड़कर चली जाती है। जैसे ही मम्मी की डेथ हुई तो फिर मेरा वहां पर रुकने का मन नहीं करता है और मैं मेरे पापा और भाई को घर पर अकेला छोड़कर वापस अपनी ड्यूटी पर लौट आता हूँ, क्योंकि बहन की डेथ की वजह से मेरे ऑफिस वालों ने मेरे 15 दिन की छुट्टी को 1 महीने में बदल दिया था। और जैसे ही वो 1 महीना पूरा हुआ तो मेरा वापस आने का टाइम हुआ ही था कि तब मेरी मम्मी की डेथ हो जाती है। अब मम्मी की डेथ के बारे में सुनकर ऑफिस वालों ने मेरी छुट्टी को 1 महीने से सीधा 2 महीने में बदल दिया था। लेकिन अब जब 2 महीने का टाइम पूरा होने वाला है तो मेरे बॉस ने मुझे फोन किया और मुझसे कहा कि या तो तुम ऑफिस आकर ड्यूटी ज्वाइन कर लो या फिर अपनी घर को संभालो और जॉब से रिजाइन कर दो, क्योंकि तुम्हारी वजह से ऑफिस का काफी ज्यादा काम पेंडिंग चल रहा है। इसके साथ साथ ही मुझे बार बार मेरी उस गर्लफ्रेंड के भी कॉल आ रहे थे जिसके साथ मैं लिव इन में रहता था, क्योंकि लगातार 2 महीनों तक मुझसे दूर रहने की वजह से वो भी काफी ज्यादा बोर हो गई थी। लेकिन शायद उस वक्त मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मैं मुंबई लौटकर बहुत बड़ी गलती कर रहा हूं, क्योंकि वो मनहूसियत मेरे साथ साथ शायद मुंबई भी लौटने वाली थी और आगे चलकर वही होता है जिसके बारे में मुझे अंदाजा नहीं था। यानी कि जैसे ही मैं मुंबई लौटा और मेरी उस फ्रेंड के साथ वहां पर रहने लगा तो कुछ ही दिनों बाद अचानक से उसके भी वही हाल हो जाते हैं और वो भी हर रात अपने बदन को उसी तरीके से नोचने लगी थी। और फिर एक दिन वो अपने आप को उसी फ्लैट के अंदर फांसी लगाकर खत्म कर लेती है। जैसे ही ये चीज हुई तो मैं समझ जाता हूं कि वो जो कुछ भी था वो अब तक भी हमसे दूर नहीं हुआ है और उसने हमारा पीछा नहीं छोड़ा है। साथ ही गांव से बार बार मेरे भाई के मेरे पास फोन आते थे और वो मुझे बताता था कि पापा की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इसी वजह से मैं उस वक्त अपनी जॉब से रिजाइन करता हूं और अपने गांव लौट जाता हूं। साथ ही जब मेरी गर्लफ्रेंड ने उस फ्लैट के अंदर सुसाइड किया था तो उसकी वजह से भी मुझे बहुत सारे पुलिस केस और बाकी की चीजों में भी उलझना पड़ा था। लेकिन मैं किसी तरीके से अपने बॉस की हेल्प से उन सब चीजों से बाहर आ गया था, क्योंकि ऑफिस में आने के बाद मैंने उनको वो सारी चीजें बता दी थी। अब मेरा जो बॉस था वो थोड़ा धार्मिक टाइप का इंसान था और वो इन सब चीजों को मानता भी था। लेकिन जॉब से रिजाइन देने के बाद उसने मुझे फोन करके कहा था कि जब कभी भी तुम इन सब चीजों से फ्री हो जाओ और तुम्हें काम की दोबारा से जरूरत हो तो तुम मुझे सिर्फ एक कॉल कर लेना। लेकिन घर आने के बाद मैं मेरे पापा को समझाता हूँ और हम फिर से मेरे नाना नानी के साथ उसी मंदिर में जाते हैं। हालांकि तब तक मेरे नाना नानी की हिम्मत जवाब दे चुकी थी, लेकिन जैसे ही हम लोग उस मंदिर में गए तो वो पंडित दूर से ही मेरे पापा को उस मंदिर की सीढ़ियों में चढ़ता हुआ देखकर जोर से कहता है कि अब क्यों आया है यहाँ, चला जा यहाँ से, तूने तेरा सब कुछ तो खो दिया। मैंने तुझसे कहा था कि इस लड़की के अलावा अगर किसी के ऊपर तुझे जरा सी भी दिक्कत महसूस हो तो तुम मेरे पास चले जाना, लेकिन तू तेरी अकड़ के चलते यहाँ नहीं आया। जा, अब लौट जा यहाँ से। लेकिन फिर मेरे पापा उस पंडित के पैरों में पड़कर माफी मांगते हैं तो वो पंडित कहता है कि मुझसे नहीं, माफी मांगने की जरूरत माता रानी से है। तो फिर मेरे पापा वहां मंदिर में माता रानी से भी माफी मांगते हैं और उस दिन फिर वो पंडित जी मेरे नाना नानी के काफी समझाने के बाद और रिक्वेस्ट करने के बाद वहां पर कुछ हवन वगैरह करते हैं और उस दिन उस तरीके से हमारा उस चीज से पीछा छूट पाता है। लेकिन उस पंडित ने मुझसे कहा था कि तुम्हें जिंदगी भर इस मंदिर की भभूत हर रोज दिन में कम से कम एक बार अपनी जीभ पर रखनी होगी, वरना वो मनहूसियत फिर से एक हवा के झोंके की तरह तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी।
तो दोस्तों, आज भी मैं जब मुंबई में फिर से आकर अपनी जॉब कर रहा हूं, तो लगभग हर 1-2 महीने से मैं उस मंदिर में जाता हूं और वहां से वो भभूत लेकर आता हूं और हर रोज उस भभूत को खाता हूं। जैसे ही वो भभूत खत्म होने वाली होती है तो मैं फिर से उस मंदिर में लौट जाता हूं। लेकिन इन सब के बीच मेरे पापा भी हम दोनों भाइयों को छोड़कर गुजर चुके हैं और मेरा छोटा वाला भाई मेरे साथ यहाँ मुंबई में ही रहता है। वो भी एक कंपनी में जॉब करने लग गया है। लेकिन हम दोनों भाइयों का आज कमाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा परिवार हम लोगों से बिछड़ चुका है। आज भी रात के वक्त मुझे मेरे कानों में मेरी मम्मी की और मेरी बहन की जोर जोर से चीखें सुनाई देती हैं, जैसे कि वो दूर से मुझे पुकार रही हो और मुझे कह रही हो कि अर्चित, हमें बचा ले, हम बहुत दुखी हैं, आज भी हम भटक रहे हैं। हालांकि मैंने उन दोनों की डेथ के बाद और मेरे पापा की डेथ के बाद उन सभी लोगों की आत्मा की शांति के लिए अपने घर पर काफी हवन पूजा भी करवाई थी, लेकिन फिर भी पता नहीं मुझे इस तरीके के हर रोज ये सपने क्यों आते हैं। अगर आपके पास इन डरावने सपनों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता है तो प्लीज आज की इस वीडियो में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।